तो पहले तो ये बताओ कि 1 बजे गुड मॉर्निंग बोलने में कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है। गुड मॉर्निंग का एक नियम होता है। क्या नियम होता है? जब आप किसी से भी फर्स्ट टाइम मिले इन दैट पर्टिकुलर डे, तो आप क्या कह सकते हैं? गुड मॉर्निंग। तो मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मेरी आदत है, मैं आपको 1 बजे गुड मॉर्निंग बोलूंगा, फिर कई लोग बोलेंगे सर को तो इंग्लिश भी नहीं आती है ना। तो 1 बजे भी बोल सकते हैं। अच्छा, रात को 8 बजे बोल सकते हैं। रात को 8 बजे आप किसी से मिले फर्स्ट टाइम, तो क्या गुड मॉर्निंग बोला जा सकता है? रात को 8 बजे कौन बोलता है? बोल सकते हैं। गुड मॉर्निंग का मतलब मॉर्निंग से नहीं है, गुड मॉर्निंग का मतलब है फर्स्ट टाइम आप जब भी मिले तो बोल सकते हैं, लेकिन हमेशा उन्हीं लोगों को कहें जो उसका मतलब समझते हो, है ना, नहीं तो उसमें भी रिस्क है। चलो भाई, तो एप्लीकेशन पर भी अब हम लाइव हैं और ऑफलाइन वालों के सामने तो लाइव हैं। आज सुबह कुछ बिजली की समस्या के कारण आपकी क्लासेस मॉर्निंग में डिस्टर्ब हुई थी ना, पूरे क्षेत्र की शायद लाइट बंद थी। ठीक है, होता है, कभी कभी होता है, और मेरे ख्याल से ये पहली बार यहाँ पे ऐसा हुआ है, इसके पहले कभी इतनी बड़ी समस्या नहीं आई। तो एप्लीकेशन पर भी क्लासेस की थोड़ी दिक्कत थी और ऑफलाइन में तो थी, है ना। खैर, उसका भी सॉल्यूशन हो जाएगा, तो आगे से वो दिक्कत नहीं आएगी। तो कल का सेशन अच्छा था? असर खत्म हो गया कि है अभी? ठीक है, क्या सुधार, कितने लोगों ने कल के सेशन के बाद से कुछ चेंज करा? किसी भी प्रकार का आपने कोई चेंज अपने अंदर लाए कि हाँ सर कल के बाद हमने कुछ चेंज किया है? ठीक है। जिन लोगों ने हाथ नहीं उठाया उनका क्या माना जाए? सोमवार से? सोमवार से सर पक्का, संडे तक तो हम नहीं बदल पाएंगे अपने आप को, संडे तक और उसके बाद मंडे से पक्का बदल लेंगे हम अपने आप को, है ना। और कोई कारण, जैसे आप लोगों ने आगे शायद हाथ नहीं उठाया, आपने हाथ नहीं उठाया था साइड में। हाँ, नहीं नहीं नहीं, यहाँ यहाँ आपने आपने हाथ नहीं उठाया था ना। हाँ, तो आपने कोई कल की क्लास का कोई मतलब नहीं निकला? निकला? क्या करा फिर आपने? अभी ऐसा कोई जरूरत महसूस नहीं हो रही है कि कुछ बदल है? क्या एक दिन में क्या चेंज कर लेंगे? ये भी सही है, तो कितने दिनों में? अच्छा, सेकेंड डे। नहीं नहीं, सेकेंड डे नहीं, चेंजेस कितने दिनों में होंगे? हो जाएगा, बैठिए बैठिए। चलो, ज्यादा अभी उस पर नहीं जाते हैं ना, फिर अपन वापस ट्रैक से भटक जाएंगे। तो 2 चैप्टर्स मैं आपको पढ़ाऊंगा, सबसे पहला रहेगा रेशो, उसके बाद रहेगा परसेंटेज। और इन 2 चैप्टर्स को अगर आपने बहुत अच्छे से सीख लिया, तो जैसे रेशो की बात करें, उसमें भी मैं आपको बता दूं कि लगभग 60 से 70% जो क्वेश्चंस है मैथमेटिक्स के, अरिथमेटिक के, वो आपके रेशो से सॉल्व होने हैं, है ना। जैसे अगर आपने रेशो एंड प्रोपोर्शन अच्छे से सीख लिया, तो इससे आपको क्या क्या सीखने को मिलने वाला है वो मैं बताता हूं। रेशो की मदद आपको परसेंटेज में मिलेगी, रेशो की मदद आपको प्रॉफिट एंड लॉस, रेशो से ही आपको मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट, रेशो से ही आपको जाना है कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशो से टाइम एंड वर्क, रेशो से टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, पार्टनरशिप, एज, ठीक है, और एवरेज। ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं। अभी मिक्सचर एलिगेशन और रह गया है ना, मिक्सचर एलिगेशन, मिश्रण जिसको बोलते हैं। तो ये सारे जो चैप्टर्स हैं, ये किससे जुड़े हुए हैं? आपके रेशो से, अनुपात से। एक बार एप्लीकेशन पे चेक करो, आवाज ठीक आ रही है कि नहीं? ठीक आ रही है? एक बार ऐप पर मुझे बताएं कमेंट्स में कि आपको आवाज ठीक आ रही है, और बाकी अब बातें बंद करें। ऑफलाइन में एक फायदा है कि आप लोग चुपचाप बैठ के सुनते हो, ये ऑनलाइन वाले चुपचाप नहीं बैठते, कुछ ना कुछ इनके मन में चलता ही रहता है। हाँ, और आप में से कल कितने लोग नहीं थे? ठीक है, तो आप में से जो लोग नहीं थे, कल एक सेशन है, आपको एप्लीकेशन पे एक स्पेशल टॉक सेशन मिलेगा, उसके अंदर कल का सेशन डला हुआ है, 1 घंटे 45 मिनट के आसपास की हमारी कुछ हल्की फुल्की बातें हुई थी, तो वो आप लोग देख लेना, जो लोग कल नहीं थे वो देख लेना। चलो, एप्लीकेशन पे भी सब कुछ ठीक है और यहां पर भी सब ठीक है। तो मेरा ऐप वालों से विशेष निवेदन है कि आप लोग फुल स्क्रीन पे पढ़ें, है ना, क्योंकि आज हम बेसिक्स डिस्कस करेंगे, रेशो, अनुपात, समानुपात से बेसिक कई सारे कंसेप्ट्स और सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो बेवजह के कमेंट करने की जरूरत नहीं है, मस्त फुल स्क्रीन करके आप पढ़ें, मैं आपके कोई कमेंट का जवाब नहीं देने वाला हूं आज, है ना। तो इतने चैप्टर्स जो हैं, ये सीधे सीधे किससे जुड़े हुए हैं? रेशो से। मतलब अगर आपने रेशो को हल्के में लिया, या आपने सोचा कि रेशो पे हम ज्यादा मेहनत ना करें,
तो आप समझ लीजिए कि इतने चैप्टर्स आपके मैथ्स के गए, खत्म। ठीक है, और अगर आपने रेशो को मजबूती से सीख लिया तो आप बाकी चैप्टर्स का बेसिक पढ़ाने पे काम ही नहीं करना है, क्योंकि सब में रेशो की आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, फिर इसके बाद परसेंटेज आता है, और हम अपने आप को इतना एक्सपर्ट बना लेंगे कि रेशो और परसेंटेज से सारे चैप्टर्स निपटा देंगे, है ना। तीन चीजों की जरूरत है, पहला है रेशो, दूसरा है आपका परसेंटेज, और इसके बाद तीसरा है कैलकुलेशन, जिसमें हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। इसमें आपको ही करना है जो करना है। कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा, क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन करना आपको ही पड़ेगा, है ना। तो कैलकुलेशंस को अपनी ताकत बनानी है, इसका आप ध्यान रखें। चलिए अब आते हैं थोड़े बेसिक कंसेप्ट पे कि आखिर रेशो होता क्या है, अनुपात क्या होता है। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं रेशो, अनुपात। रेशो अपने आप में एक रिलेशन है, एक संबंध है संख्याओं के बीच का। जैसे मैंने यहां पे लिखा कि A अनुपात B जो है वो कितना है, 5:6 है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि A और B के बीच में हमें कोई चीज बांटनी है ना। उसमें से 5 हिस्से किसके पास जाएंगे, A के पास, और 6 हिस्से किसके पास जाएंगे, B के पास। इससे मुझे यह भी पता चला कि हमारे पास टोटल कितनी चीजें हैं, 11। हमारे पास टोटल 11 यूनिट से 11 वस्तुएं हैं, जिसमें से 5 A को देना है और 6 B को देना है। क्लियर है, बहुत सिंपल बात है ना। अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास ABC है और मुझे इन्हें 1 2 3 के रेशो में पैसा बांटना है, इसका मतलब मेरे पास टोटल कितने हिस्से हैं, कुल कितनी चीजें हैं, 6 चीजों को हम बांटेंगे। अब सपोज करिए कि मुझे 18,000 रुपए इन तीनों में बांटने हैं, 18,000 इन तीनों में बांटने हैं, और किस अनुपात में बांटने हैं, 1 2 3 में। तो आप ये बताइए, रेशो में बताइए मुझे कि हमारे पास टोटल कितने हिस्से हैं, 6। रेशो में क्या होता है कि आप हमेशा चीजों को बराबर हिस्सों में बांटते हो, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हो, है ना। अगर 6 हिस्से हैं तो पहले आप उनको 6 बराबर हिस्सों में बांटोगे, है ना। मतलब आपको हमेशा 1 की वैल्यू निकालना है। रेशो में हमेशा किसकी वैल्यू निकालते हैं, 1। जैसे परसेंटेज है तो परसेंटेज में आप हमेशा क्या करते हो, 100 की वैल्यू निकालते हो। परसेंटेज में हर चीज अपने आप में 100% होती है। रेशो में आप हमेशा किसकी वैल्यू निकालोगे, 1 की। तो आपको अगर 18,000 रुपए बांटने हैं तो पहले उसके आप बराबर कितने टुकड़े करेंगे, 6। पहले आप उसके 6 बराबर टुकड़े करेंगे, है ना। तो हर हिस्सा कितने का आएगा, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 3,000। तो हर हिस्सा कितने का हो गया, 3,000 का। मतलब एक टुकड़े की वैल्यू 3,000 है, तो A को कितने टुकड़े देना है, 1 ही देना है, यानी कितना देना है, 3,000। इसको कितने देने, 2 पीस देने, तो 1 की वैल्यू 3,000, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। और इसको कितने हिस्से देने, 3, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9। बहुत सिंपल बात है, समझ में आई आपके, है ना। अब इसी चीज को हम बचपन में एक्स से पढ़ते आए हैं कि हमारे जो ABC 3 लोग हैं, तो अनुपात क्या होता था कि भाई A का 1 से, B का 2x है, C का कितना है, 3x है। तो 3 + 2 + x कितना हो गया, 6x बराबर कितना हो गया, 18,000, है ना। कि हमें 18,000 को 6x में बांटना है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 3। जिसको आप x बोलते आए हो, बेसिकली वो 1 है, कि 1 की वैल्यू है। तो अधिकतर हमें x लिखने की जरूरत नहीं है, हम उसके बिना कर लेंगे, लेकिन कहीं कहीं पे जरूरत पड़ेगी, जो मैं आपको बताऊंगा कि कब उसकी जरूरत पड़ेगी। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई सभी को। अच्छा, अब मुझे यह बताओ कि अगर A B C और D हमारे पास 4 लोग हैं, इनका रेशो है 2 15 8 और 9। क्या रेशो है, 2 15 8 और 9। अब यहां पे अगर मैं आपसे कहूं कि A के पास 4,000 रुपए हैं, A के पास 4,000 रुपए हैं, तो बताइए कि D के पास कितना, या सब के पास कितना, कुछ भी निकाल सकते हैं। अब आपको यह समझना है, आपका देखो फिर मैं समझा रहा हूं, आपका टारगेट क्या है, कैसे भी करके 1 की वैल्यू पता लगानी है, 1 बराबर पता लगाना है। अब क्या ये 4,000 सबका है क्या, अगर ये सबका होता तो हम सभी में बांटते हैं,
पर ये 4000 किसका है? ए का है। तो आप किससे भाग देंगे भाई? ये कितने हिस्सों के बराबर है? 2 के बराबर है ना? तो आपको पता चल गया कि ये 4000 2 हिस्सों के बराबर है, यानी एक की वैल्यू कितनी है? 2000। ये बात समझ में आई? और जहां आपको एक की वैल्यू पता चल गई, फिर आप कुछ भी कर सकते हो, किसी की वैल्यू पता लगा सकते हो। अब अगर आप चाहें कि 2000 का गुणा 15 में कर दें, तो बी के पास बोलो कितना? 30,000। 2000 का गुणा 8 में कर दें तो 16,000। 2 का 9 में कर दें तो 18,000। सबका हिस्सा पता चल गया। अब मैं आपसे कहूं कि बताओ सबके पास कितना है? सबके पास टोटल कितने रुपए हैं? सबके पास कुल कितने रुपए हैं? तो आप एक काम कर सकते हो। क्या कर सकते हो? सबको जोड़ दो। देखो 15 और 2 कितना हो गया? 17। 8 और 9 भी 17 ही होता है, यानी 34। तो इन सबका टोटल कितना है? 34। तो अगर एक की वैल्यू 2000 है तो 34 की वैल्यू कितनी? तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? 68,000। भाई टोटल बोला है तो टोटल में गुणा कर दो, टोटल आ जाएगा 68,000। हाँ या ना? कोई दिक्कत यहां तक? बहुत बेसिक, बहुत छोटी सी चीजें, बच्चों वाली चीजें जो है मैं आपको समझा रहा हूं। उम्मीद है कि कोई डाउट इसमें नहीं होगा। क्लियर है सभी को? पीछे वाले जाग रहे हैं? पीछे वाले जाग रहे हो ना? ठीक है। कोई लोग बोल रहे हैं हाँ सर जाग रहे हैं। चलो अब मैं आपको दूसरी चीज, आज जो हमारा मेन टारगेट है सीखना, वो है रेशोस को मर्ज करना, अनुपात को मर्ज करना। जैसे आपसे कहा जाए कि ए अनुपात बी आपके पास है 3:4 और बी अनुपात सी आपके पास है 9 या उसको हम ले लेते हैं 5:6, और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ए बी सी का अनुपात क्या है। देखो बहुत आसान है, आप में से कई लोगों को आता होगा। कितने लोगों को यह हल करना नहीं आता? नहीं आता? नहीं आता? नहीं वाले हाथ उठाएं। ठीक है, गुड। कितने लोगों को पहले से आता है? ठीक है, तो फिर तुम लोग यहां क्यों आए हो? पहले से आता है? ठीक है। इसके कई सारे तरीके हैं, इसको करने के 3-4 तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा तरीका है हम उस पर बात करते हैं। देखो मैं यहां पे हमेशा एक उदाहरण हमेशा से देते आया हूं कि आप समझ लीजिए कि ये लड़कों वालों का पक्ष है और ये लड़की वालों का है। इससे आप ज्यादा अच्छे से समझेंगे, है ना? एक लड़के वालों का परिवार है, एक लड़की वालों का परिवार है। आपकी जब शादी होगी, भगवान ने चाहा तो आपने देखा होगा कि एक रिश्तेदार ऐसा जरूर होता है जो दोनों पक्षों में कॉमन होता है ना? वो कोई मौसा जी हो सकते हैं, फूफा हो सकता है, कोई भी हो सकता है। वो दोनों परिवार में जनरली जानता है ना? और वो शादी में बड़ा गर्व महसूस करते कि हम दोनों की तरफ से आए हैं, है ना? तो आप यहां पे समझें कि वही एक कॉमन रिश्तेदार यहां पे होना जरूरी है। अल्टीमेटली जिम्मेदारी वही लेता है पूरी शादी की, है ना? लड़का अच्छा निकले तो भी उसकी जिम्मेदारी, लड़की अच्छी निकले तो भी उसकी जिम्मेदारी, कल को कुछ हो तो भी जिम्मेदार वही माना जाता है। मध्यस्थ को रखने का यही फायदा होता है कि कल को सब सही चला तो ठीक, उसको कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन कुछ गड़बड़ हुआ तो पूरी जिम्मेदारी उसकी कि तुमने लड़के के बारे में ये बताया ही नहीं था। होता है कि नहीं होता ऐसा? तो यहां पे वो रिश्तेदार जो दोनों में कॉमन है, कोई एक तो दोनों में कॉमन होना चाहिए ना, तो यहां पे वो रोल कौन निभाएगा? बी, है ना? तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप इनको इस तरीके से लिखेंगे कि भैया ये हो गए ए बी सी। ए के नीचे ए रख दो, बी के नीचे बी रख दो। फिर बी और सी का रेशो क्या है? तो यहां पे 5 है, यहां पे 6 है ना? अब आप एक बात समझो, यहां पे बी का मतलब क्या है? बी की वैल्यू क्या है? 4। और यहां पे बी की वैल्यू क्या है? एक ही इंसान की दो वैल्यू कैसे हो सकती है? समझ में आ रही है बात? आपकी दो उम्र हो सकती है क्या? कि आप यहां हो तो 18 साल के, घर पे हो तो 20 साल के, जैसे हो वो तो वही रहोगे। तो यहां पे बी 4 है, यहां पे बी 5 है, ये तो गलत है ना? एक ही व्यक्ति है तो उसकी वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। तो हमें क्या करना होता है? उस इंसान को सेम करना पड़ता है। तो पहला तरीका तो इसमें यह होता है कि जैसे मुझे यहां पे ये 4 दिख रहा है और यहां पे मुझे 5 दिख रहा है, तो एक काम करते हैं, यहां 5 का गुणा कर दें तो ये क्या बन जाएगा? बोलो 20। और यहां पे अगर मैं 4 का गुणा कर दूं तो क्या बन जाएगा? सेम हो जाएगा। तो इससे फायदा यह है कि ए हो गया आपका 15, बी हो गया आपका 20,
यहां पे भी B 20 हो ही गया, तो C कितना हो गया 24। तो आपका आंसर आ गया 15 20 24। जो दोनों में कॉमन है उसको आपको सेम करना है। समझ में आया? एक तरीका ये हो गया, है ना? समझ में आया? दूसरा तरीका, जैसे यहां 4 है तो यहां पे 4 लिख दो, बाजू में खिसका दो। यहां 5 है तो यहां 5 लिख दो। इनका आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा 15, इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 20, इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 24। ये ABC एक हो गए, शादी हो गई। समझ में आया? ठीक है, कोई दिक्कत? बहुत सिंपल बात है ना? जो आपको लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। जो दोनों में कॉमन है उसको सेम करना है, वो जब सेम होगा तो ये दोनों अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे। क्लियर? कोई डाउट नहीं है? फिर इसके बाद एक चीज और छोटी सी आपको समझा देते हैं। अब यही चीज ऐसी हो सकती है कि A और B का रेशो कितना है, तो चलो 2:3। B और C का रेशो कितना है 4:1। और C और D का रेशो कितना है, तो इसको ले लेते हैं 2:5। अब मुझे चारों को एक कराना है, ठीक है? अब ABCD को एक करना है। तो पहला, अब यहां पे देखो, अगर आप इसको टुकड़े टुकड़े में करेंगे तो आपका ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो ये जो हमने यहां पे सेकंड मेथड लगाई थी ना, इसी मेथड से आप एक बार में चारों को मर्ज कर लोगे। तो ध्यान से आप इसको समझना कि ये कैसे करेंगे। जैसे यहां पर है A, फिर B, फिर C और फिर D। A और B का रेशो कितना है 2:3। B और C कितना है 4 और 1। C और D कितना है, ऐसा लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब आपको क्या करना है कि आइट साइड में सेम नंबर को कॉपी करना है ना? जैसे यहां 3 है तो यहां दोनों जगह भी क्या लिखेंगे 3, है ना? यहां 1 है तो इधर क्या जाएगा 1। यहां 4 है तो यहां क्या आएगा 4। यहां 2 है तो यहां भी 2 और यहां भी 2। जो बाजू में है वही कंटिन्यू जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, सबका गुणा कर दीजिए। तो 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16, इधर बोलो 12 का दुगना 24, और बोलो 6 और 15। क्या ये सारे नंबर किसी एक नंबर से कैंसिल हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। अगर सब किसी एक नंबर से कैंसिल हो सकते हैं तो ठीक, कटेंगे तो चारों कटेंगे, मरेंगे तो सब मरेंगे, ठीक है? अगर चारों किसी से कैंसिल हो सकते हैं तो ठीक, अगर नहीं हो सकते हैं तो यही आपका आंसर है। आया? कोई डाउट? कोई दिक्कत नहीं? समझ में आ गया है ना? सिर्फ दो बातें हम लोग क्या करेंगे, पहले जितना पढ़ेंगे उससे जुड़े हुए प्रश्न करेंगे। भाई मान लो रेशो के अंदर 50 कंसेप्ट हैं, मैं आपको पूरे 50 कंसेप्ट एक साथ बताऊंगा ना, तो बेसिक मैथ्स पे से भरोसा आपका उठा हुआ है, वो कभी उठ ही नहीं पा, मतलब कभी बैठ नहीं पाएगा, है ना? वो वैसा का वैसा ही रहेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले कंसेप्ट सीखेंगे, एक कंसेप्ट सीखा उससे जुड़े हुए प्रश्न कर लेंगे, फिर अगला कंसेप्ट सीखेंगे उससे जुड़े हुए प्रश्न कर लेंगे, तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका मैथ्स अच्छा हो जाएगा, है ना? तो सीक्वेंस में चलेंगे, लाइन से चलेंगे। अभी हमने बस दो बातें करी है ना, कि ए बी और बी सी को कैसे मर्ज किया जाए और ए बी बी सी और सी डी को कैसे मर्ज किया जाए। किसी को अगर इसमें कोई भी डाउट है तो बिंदास वो पूछ सकता है। हाँ जी, वो माइक है क्या डाउट वाले? हाँ, जल्दी से दो। हाँ, एक ऑनलाइन में एक डाउट है, वो मैं आपको बता देता हूं, तब तक आप देखिए। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि आपसे बोलेंगे कि बताओ ए और सी क्या होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। ए कितना है यहाँ पे 16 और सी कितना है 6, ये आपस में कट सकते हैं तो आप काट दो, ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ जी बोलिए। सर मैं जल्दी से माइक का यूज करिए ना, देख लो निखिल जल्दी। सर जो आपने बताया ना अभी सर रहने दो। नहीं पूछना डाउट, इतना इतनी देखो, माइक में बोलने की आदत तो बनानी पड़ेगी आपको, है ना? हाँ जी।
सर आपने अभी कॉमन बताया था ना पहले कि मतलब दो रिश्तेदार कॉमन रहते तो अपन एक दूसरे का वो कर देते, इसमें नहीं हो सकता ऐसा? आवाज बढ़ाओ यार, अरे एक बार और ट्राई करते हैं। हाँ, आप पहले बताइए, इसकी बात कर रहे हैं क्या कि ये जो हाँ कॉमन सर, लेके हाँ, करा था, ऐसा हाँ। आप इसको करना चाह रहे हैं? यस सर। ठीक है, यही डाउट है। ठीक है, हेलो हेलो। देखो यहां पे आप वैसा कर सकते हैं पर वो टाइम लग जाएगा, क्योंकि आपको पहले क्या करना पड़ेगा कि दोनों जगह बी को कॉमन करना पड़ेगा, है ना। मतलब पहले ए बी और बी सी से आप ए बी सी बनाएंगे, फिर वहां पे दोनों जगह सी को कॉमन करना पड़ेगा, फिर ए बी सी के साथ सी डी रखोगे। पहले आपने ए बी और बी सी से ए बी सी निकाल लिया, ये तो आप समझ गए। आप केवल इतना समझें कि इससे आपने ए बी सी निकाल लिया, फिर आप यहां पे सी डी रख के फिर हल करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए एक बार में आप इससे आंसर बता सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब इसके आगे हम प्रश्न पे चलेंगे, और जैसा मैंने आपसे कहा कि हम सारे जो प्रश्न है, थोड़ा सा सुन लो मेरी बात, पहले लिखना कुछ नहीं है, आपको ये पीडीएफ मिलेगी। आपको मैं जितना भी रोज पढ़ाऊंगा उसकी डेली आपको पीडीएफ मिलेगी, है ना। तो ये क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, हैंड रिटन जो पूरा सॉल्यूशन है रोज मिल जाएगा। फिर भी आपकी इच्छा है तो आप नोट कर सकते हो, नहीं तो घर जाके आराम से सिस्टमेटिक नोट्स बना सकते हो, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है कि आपको समझने पे ध्यान लगाना है, बहुत ज्यादा लिखना और उनकी जरूरत नहीं है, समझने पे ध्यान लगाना है। उसके साथ साथ आप लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, सो वेल एंड गुड है ना। हम लोग एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चंस, सीएचएसएल, एमटीएस, हाल ही में जो पटवारी का एग्जाम हुआ, एमपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ, और दूसरे जो इसी प्रकार के स्टेट और नेशनल लेवल के जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, जो वास्तव में दम रखते हैं, हम वो सारे सवाल करेंगे, है ना। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको 99% सवाल एग्जाम के और आए हुए मैं कराऊं, जो 2022-2023 के ही आए हुए हैं, या कुछ पुराने भी अच्छे सवाल होंगे तो वो भी आपको मैं कराऊंगा, है ना। तो अक्सर क्वेश्चन में आपको ये मिलेगा, इसकी चिंता नहीं करना है कि हमें तो सीजीएल की तैयारी नहीं करना है। अगर आपने सीजीएल लेवल का मैथ्स सीख लिया तो आप किसी भी एग्जाम को निकाल सकते हो, सीजीएल का लेवल सबसे अच्छा होता है ना। और व्यापम में भी अब जो पेपर बनाने वाले लोग हैं वो भी एसएससी के ही लोग हैं, वही पेपर यहां बना रहे हैं, तो अपने को हाई लेवल सीखना है, उसी में अपना फायदा है ना। तो आपको बेस्ट लेवल और लेटेस्ट जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो आपको मिलेंगे, और रेफरेंसेस के साथ, ठीक है। पहला सवाल आपके सामने यहां पर है, पीडीएफ कहां मिलेगी मैं बता दूंगा थोड़ी देर से, अभी पढ़ते हैं। सवाल आपके सामने कि 93,100 रुपए को ए बी बी सी सी डी में बांटना है, सी का हिस्सा ज्ञात करें। करेंगे क्या आप लोग? पहले ए बी बी सी सी डी का रेशो बना लोगे और 93,100 रुपए को बांट लोगे। करो जल्दी से। हाँ, विनर्स का लोगो प्रश्न को दबा रहा है क्या? उसको नीचे करो, यहां पे, यहां इस कॉर्नर में। देखो यहां 2 है तो आप यहां दोनों जगह 2 लिख देंगे, यहां 4 है तो यहां 4, यहां 3 है, यहां 5 और यहां 5, ठीक है भाई। ये हो जाएगा आपका 15, ये हो जाएगा आपका 30, ये हो जाएगा आपका 40, 20 का दुगना 40 और 24 का दुगना 48। ये सब किसी भी नंबर से कैंसिल नहीं हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके पास है 93,100। अच्छा, ये पैसा सब लोगों का है, यानी आपको एबीसीडी सब में बांटना है, तो किसके अनुपात का भाग देंगे? सबका, है ना। टोटल हिस्से करेंगे तो इनका टोटल कितना आ रहा है? 4 3 7 8 85। 85 में आपने जोड़ा कितना आ रहा है? 133 ना, ठीक है, 133 आ गया। अब आप इसको 133 से भाग देंगे तो इससे क्या मिलेगा? 1 की वैल्यू मिलेगी, जो हमें निकालना है। और 1 की वैल्यू अगर पता चल जाए तो फिर किसके बारे में पूछा है? तो आपको अगर 1 की वैल्यू पता चल जाएगी, फिर सी के बारे में पूछा है तो उसका 40 से गुणा बाद में करोगे ही ना। तो आप ऐसे केस में क्या करोगे कि आप पहले ही 40 लिख दो कि भाई इससे भाग देंगे तो 1 की वैल्यू मिलेगी, बाद में जाके 40 का गुणा करना ही है तो 40 से गुणा पहले ही कर दो। अब यहां पे आपको जरूरत पड़ेगी पहाड़े की, थोड़ा कैलकुलेशंस की।
अब मैं आपको एक बहुत अच्छा रूल बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। जब भी संख्याएं इस तरीके से आती हैं, मतलब वो कहीं ना कहीं तो कैंसिल होगी, भाग तो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मैं आपको सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना। आप केवल इतना देखो कि यार 13 के पहाड़े को इतना ले सकते हैं क्या कि वो 93 के आसपास आए। 13 सते 91, 13 7 जा 91, मतलब 7 बार पहाड़ा लेके देख लेते हैं। फिर दूसरा हम क्या करेंगे कि 7 का गुणा अगर 3 में करेंगे तो 7 3 जा 21, 7 21, आखिरी में एक आ रहा है, तो 99% पॉसिबिलिटी है कि 7 बार पहाड़ा लेने में काम हो जाएगा। समझ में आया? ऐसे सोचना है अपने को, है ना। थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट देखना है कि कितनी बार वो कट सकता है। तो अब मैंने देखा कि 13 सते 91 और 21, 910 में 21 जोड़ा 931 आ रहा है ना। तो ये एग्जैक्ट कितनी बार कट रहा है? 7 बार, यानी 700 बार। और 700 का 4 में गुणा करेंगे तो सी को कितना पैसा मिलेगा? 28। आया समझ में? है ना। तो कैलकुलेशंस में थोड़ा सा दिमाग लगाना है हमें, है ना। और अभी से आप प्रैक्टिस करोगे तो ये आपकी हैबिट में आ जाएगा। फिर आपको भी, मतलब ये आपको इस लेवल को टच करना है कि इतना लिखने के बाद पेन चलाने की जरूरत ना पड़े। अभी क्या नहीं हो सकता था दिमाग में? भाई आपको दिख रहा है कि यार ये 7 बार कटेगा, 7 चौक 28, आंसर 28,000 आएगा, लिखने की जरूरत ही नहीं थी। इस लेवल पे आपको आना है कि पेन कम से कम चलाएं। क्लियर? बढ़े आगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला सवाल पढ़ेंगे। कोमल, रीता और सीमा 3 लड़कियां हैं और इनके बीच में फिर से आपको 3,600 रुपए बांटने हैं। रीता का हिस्सा बताना है, लेकिन अनुपात जो है दशमलव में है। पिछले सवाल में एक छोटा सा किसी को डाउट है कि 40 क्यों लिखा, मैं फिर से बता रहा हूं। आपको यहां पे सी के बारे में पूछा है कि सी का हिस्सा बताइए। तो जब आप भाग देंगे तो 1 की वैल्यू 700 आई। अब 1 की वैल्यू 700 है तो सी को कितना मिलेगा? तो 40 का गुणा करना, इसलिए पहले ही कर दिया, है ना। सिंपल बात है। वन 133 कैसे आया? सबको जोड़ने पे आया। पढ़ लिया सवाल? अब आपको एक दिक्कत आ रही होगी कि यहां पे अनुपात दशमलव में आ गया, है ना। अब एक बात समझना, इधर आप ध्यान दें जरा। जैसे यहां लिखा है 1.5 अनुपात 2। अब यहां दशमलव हटाने के कई तरीके हो सकते हैं। सबसे इजी तरीका होता है डबल कर दो। मुझे एक बात बताओ, इसका डबल करेंगे तो क्या बनेगा? 3। तो इसका भी डबल करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा? 4। ये हो गया। समझ में आया? आपका उद्देश्य क्या है? दशमलव हटना चाहिए, है ना। तो आपने दोनों को डबल कर दिया। आप बोलोगे सर नहीं करना डबल, और कोई तरीका बताओ। तो दूसरा तरीका यह है कि 1.5 को क्या मैं 15/10 लिख सकता हूं? हाँ या ना? और क्या 15/10 को 3/2 लिख सकते हैं? और अनुपात में हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो 3 आपका यहीं रह जाएगा, 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4। ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल क्या रहेगा कि आप उनको डबल कर लें या परिस्थिति के हिसाब से। अनुपात का एक और नियम है कि जो करोगे आपको सभी नंबर्स के साथ करना है ना। अगर आप डबल करते हो तो दोनों का डबल करो। अगर ऐसी स्थिति बनती कि भाग देना है तो दोनों में भाग दो। जो करोगे सारे अनुपात के साथ करोगे। तो मुझे अब यह बताइए कि सीमा और कोमल का अनुपात कितना लिख दूं मैं? देखो यहां भी दशमलव है, यहां भी दशमलव है, दोनों अनुपात को डबल कर देते हैं। तो सीमा और कोमल 1.5 और 2 का डबल करो, 3 और 4। फिर आगे दिया है कोमल और रीता। कोमल और रीता का अनुपात क्या है? 2 और 2.5। तो दोनों को डबल कर दो, क्या हो जाएगा? 4 और 5। अब यहां एक अच्छी बात क्या है, पहले से ही कोमल की वैल्यू 4 है, तो आपका काम ही खत्म हो गया। अगर ये सेम है तो कुछ नहीं करना भाई, 3 4, तो ये कितनी हो जाएगी? 5। तो आपको यहां पे कुछ भी अलग से करना नहीं पड़ा। क्लियर है? अब तो पैसा बांटने में कोई दिक्कत ही नहीं है। कितना पैसा है आपके पास? 3600। 5 4 9 3 12। पहले 12 हिस्सों में बटेगा, जितना भी पैसा है पहले सारे हिस्सों में बटेगा। 12 हिस्सों में बांटना है। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 300। 12 3 36।
एक की वैल्यू 300 आ गई। अब आपसे पूछा है रीता के बारे में, तो चाहे तो आप पहले ही गुणा कर देते, यहां गुणा करना अच्छा नहीं लग रहा है तो बाद में कर देना। रीता को कितना पैसा मिलेगा? 1500। क्लियर? कोई डाउट? ठीक है, आगे बढ़े। कितने लोगों का आंसर आ गया था? ठीक है। और कितने लोगों का आने ही वाला था या आ जाता? हाँ, रिपीट करूं? क्या दिक्कत आ रही है इसमें बताओ? क्या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ? देखो, दशमलव हटाने का फंडा समझ में आया। आप कभी दशमलव को ऐसे नहीं रहने दोगे। आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको, हालांकि पहले ही बता देता हूं मैं थोड़ा सा कि अनुपात कभी दशमलव में नहीं होना चाहिए और अनुपात कभी इस तरीके से भिन्न में भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ रहेगा तो हम उसको सही करेंगे। कैसे करेंगे आगे मैं आपको सिखाऊंगा। फिलहाल दशमलव हमारे सामने है, तो दशमलव को हटाने का यह तरीका है कि आपने दोनों को डबल कर दिया। 1.5 का डबल 3, 2 का डबल 4, 2 का डबल 4 और 2.5 का 5। अब बीच में कोमल है, यहां भी कोमल है, यहां भी कोमल है, उसकी वैल्यू दोनों जगह 4 है, तो उनका अनुपात 3 4 5 बन गया। अब मुझे इस अनुपात में 3600 को बांटना है, तो 5 4 9 3 12, एक की वैल्यू 300। तो फिर रीता को कितना मिला? जिसका पूछेंगे उससे गुणा करेंगे। भाई एक हिस्से की वैल्यू 300 है, तो 5 की कितनी? 5 का गुणा, 4 का बोलते 4 का, 3 का बोलते 3 का। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं। जैसा दिया है वैसे सॉल्व कर सकते हैं। दशमलव में भी आप रह के कर सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन ज्यादा होगा। यहां पे ए बी बी सी को मर्ज करके ए और सी बताना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ए बी हो गया, इधर सी हो गया। ए और बी का रेशो कितना है? 4 5। बी और सी का रेशो कितना है? 3 और 10। आ गया? यहां पे अगर 5 है तो यहां 5, यहां 3 है तो यहां 3। इनका मल्टीप्लाई कर दिया 12, इनका कर दिया 15, इनका कर दिया 50। आपसे ए और सी पूछा है ना? तो ए कितना है? 12 और सी कितना है? 50। और कैंसिल हो सकते हैं क्या? 2 से कैंसिल हो जाएगा 6 बार और 2 से कैंसिल हो जाएगा 25 बार। तो आंसर आ जाएगा आपका 6:25, है ना? ये सीजीएल का आया हुआ 2022 का सवाल है। अगला, अब आप पहले ये पढ़ो, सीजीएल मेंस का आया हुआ सवाल है, लेकिन जब आप पढ़ोगे तो आप विश्वास नहीं करोगे कि मेंस में ऐसा सवाल आया है, लेकिन ये आया हुआ है। सवाल को ढंग से पढ़ना सीखें, जल्दबाजी कभी ना करें। सवाल को एक बार अच्छे से पढ़िए पहले, उसके बाद हल करिए। हो गया भाई? देखो, 3 लोग हैं, एक है राजेश, एक है राकेश और एक है रमेश। अच्छा, पेपर में आजकल नाम ऐसे देते हैं कि आप कंफ्यूज हो, है ना? तो यहां पे रेशो कितना है? 2 4 और 9 का है। अब आपसे बोला है राजेश ने परीक्षा में 30 नंबर लाया, तो राकेश और रमेश का योग क्या है? किसने लाया? राजेश ने। अब देखो, जिस व्यक्ति की बात चले, आपका टारगेट क्या है? 1 की वैल्यू निकालना। रेशो मतलब 1। जिसके बारे में जानकारी दी रहे आप उससे 1 की वैल्यू निकालिए। तो राजेश के नंबर हैं 30, यानी 2 की वैल्यू 30, तो 1 बराबर बोलो कितना? 1 मिल गया। अब आप फ्री। अब आपसे जो पूछा जाए, आपसे बोला राकेश और रमेश, तो राकेश का बोला है तो 4 से गुणा कर देंगे, रमेश का बोला है तो 9 से गुणा कर देंगे। तो राकेश को मिले 60 और रमेश को मिले 135। तो आंसर है क्या? ये हो गया। आया? समझ में आ रहा है? ठीक है। अगला, पहला दिन है, पहला चैप्टर है, क्वेश्चंस मैंने आसान लिए हैं। ठीक है, आगे मजा बहुत आएगा आपको।
दो संख्याएं 5 और 7 के अनुपात में है, अगर प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 3:4 हो जाता है। वे संख्याएं क्या हैं? यहां पे अब मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, लिखना आप बंद करें, यहां ध्यान दें। यहां पे हम एक नया कंसेप्ट सीखेंगे जिसको कहते हैं क्रॉस मेथड। अब ये क्रॉस मेथड क्या है वो मैं आपको सिखाता हूं। स्कूल में आप यही सवाल एक्स से करते थे, मैं याद दिलाता हूं। एक संख्या 5 है, एक संख्या 7 है, तो आप उसको ऐसे लिखते थे 5x और 7x। दोनों संख्या में 6 जोड़ दिया तो दोनों में 6 जोड़ने पे अनुपात क्या मिला? 3:4। याद आया? स्कूल में आप ऐसे करते थे, है ना। अब इसी तरीके से हम इसको करेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा अपना मेथड बदलेंगे, उससे हमारा समय बचेगा, है ना। तो हम यहां से इस मेथड को हटा रहे हैं और ध्यान से सुनिएगा। पहले अनुपात कितना था? तो आप कहेंगे 5:7। बाद में अनुपात कितना हो गया? 3:4, क्योंकि आपने इसमें भी 6 जोड़ा और इसमें भी 6 जोड़ा। लिखने का तरीका समझ में आया? पहले लिख लो पुराना अनुपात, फिर लिख लो नया अनुपात, और जो भी आपने किया, जोड़ा घटाया जो भी करा, उसको ऐसे लिख लिया। क्लियर है? अब यहां पे क्रॉस मेथड का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, और दोनों का अंतर। क्रॉस में गुणा करके अंतर करते हैं, है ना। तो बिना पेन उठाए हम इसको खत्म करेंगे। 5 और 4 बोलो, 7 और 3 कितना बचा? लिख दो डायरेक्ट। तो 5 × 4 20, 7 या 21, घटेगा तो बचेगा कितना? 1। सेम यहां पे भी वही काम करना है। 6 का 3 गुना 18, 6 × 4 24। बोलो कितना अंतर है? 24 में से 18 गया, कितना आया? तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 1 ही तो पता लगाना रहता है। आया समझ में? ये हो गया हल आपका। 1 की वैल्यू 6 मिल गई। क्या बोल रहे हैं? संख्याएं क्या हैं? तो वो संख्याएं क्या थी? तो 6 का गुणा एक बार 5 में कर दो, 6 का गुणा एक बार 7 में कर दो, तो एक संख्या 30 थी और एक 42 थी। आया समझ में? ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको एज चैप्टर में बहुत मदद करेगा। मैं एक सवाल आपको बोल के बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात 5:7 था। आज से 6 साल बाद उनका अनुपात 3:4 हो गया। तो ए की वर्तमान उम्र बताइए। ये वही सवाल है, आंसर आएगा ए आज 30 साल का है। समझ में आया? ये आपको एज में बहुत काम आएगा ये वाला कॉन्सेप्ट। क्लियर हुआ? आज अनुपात 5:7 है, बाद में हो गया 3:4, क्योंकि दोनों में 6 की वृद्धि हुई। इनका क्रॉस में मल्टीप्लाई करके अंतर लिया, इनका क्रॉस में मल्टीप्लाई करके अंतर लिया। दोनों तरफ अंतर लेना है, बराबर रखना है। हो सकता है यहां 1 बराबर है, ऐसा भी हो सकता था कि इनका अंतर मान लो 2 आ जाता, इनका अंतर 6 आता, तो हम फिर 1 बराबर 3 लेते। हमें तो 1 की वैल्यू निकालनी है। यहां 1 बराबर आ गया, नहीं आता, 2 बराबर 6 आता तो 1 बराबर 3 होता, अगर वैसा होता तो। समझ में आ रहा है? तो 1 की वैल्यू 6 है, और जब भी वैल्यू आएगी उसका गुणा हमेशा पहले वाले अनुपात में ही करना। इसमें कभी गुणा आप नहीं कर सकते, जो पहले लिखा रहेगा आप उसी में करेंगे। क्लियर? पक्का? और ये जितने सवाल मैं आपको करा रहा हूं ना, ऐसे मत सोचना कि हम एक एक करेंगे। अभी हम पहले क्या कर रहे हैं? बेसिक कर रहे हैं। पहले सारी चीजों को, आसान चीजों को समझ रहे हैं, फिर अभी यही सवाल रूप बदल बदल के आगे आपके सामने आएंगे, अलग अलग पैटर्न में आएंगे। हम बहुत सवाल करने वाले हैं, ये खूब अभी प्रैक्टिस में आएगा, है ना। तो अभी तो बस आप देखते जाओ क्या क्या होता है, फिर आगे सब चीजें अभी ये यूज हम करेंगे, है ना। अभी आपको बस हथियार में दिखा रहा हूं, आप ऐसे समझ लो कि ये बंदूक होती है, ये तलवार होती है। अभी चलाना बचा है, अभी चलाना सीखेंगे अपन आगे। अगला सवाल, रोहन ने अंग्रेजी में विज्ञान से दुगने अंक प्राप्त किए। अंग्रेजी विज्ञान गणित में उसके कुल 126 अंक हैं। अंग्रेजी और गणित उसके अंकों का अनुपात 2:3 है। अंग्रेजी में उसके अंक कितने हैं? ठीक है, अगर ऐसा हो तो, अगर वैसा हो तो सब बता देंगे भाई प्रदीप, चिंता मत करो तुम। आप अभी डाउट कुछ ना पूछें तो भी चलेगा, देखते चलो बस अभी। क्या हो रहा है? अच्छा, पढ़ लिया सवाल? आप तो बैठ गए हाथ बांध के, हो गया? देखो, अब इसके पहले हमने जितने सवाल करे उसमें आपको सब पका पकाया मिला था, हाँ या ना? अनुपात दिया हुआ था। इस बार उन्होंने अनुपात तो दिया है लेकिन थोड़ा सा घुमा के दिया है।
तो मेरी बात समझना, 3 विषय हमारे पास है, इंग्लिश और साइंस। अच्छा नीचे क्या है, पहले नीचे चलते हैं। इन्होंने कहा कि इंग्लिश में और मैथ्स में जो नंबर है उसका अनुपात कितना है, 2:3। हाँ या ना? इंग्लिश और मैथ्स में जो अनुपात है वो कितना है, 2:3। अब पहली लाइन पढ़ो, हमारा टारगेट क्या है, तीनों विषय का अनुपात पता लगाना है। इन्होंने बोला अंग्रेजी में विज्ञान से दुगने अंक आए, अंग्रेजी में साइंस से विज्ञान से दुगने, तो क्या विज्ञान का 1 लिख सकता हूं मैं? भाई अगर साइंस में 1 आया होगा तो इंग्लिश में 2 आया होगा, और यहां तो 2 और 3 दिया ही था। हाँ या ना? आ रहा है समझ में? इंग्लिश के नंबर विज्ञान से डबल हैं, तो यहां पे डबल कर दो, क्या दिक्कत है ना? हो गया, ये रेशो आ गया। अब इन्होंने पहले ही बोल दिया कि टोटल नंबर कितने, 126, ये कुल अंक हैं तो सब में बटेगा, तो 3 2 5 और 1 6 से भाग देंगे, 1 की वैल्यू 21 आएगी। अगर 1 की वैल्यू 21 है तो क्या पूछा है, अंग्रेजी में कितने, तो अंग्रेजी कहां है, यहां है, 21 का गुणा 2 में कर दो, अंग्रेजी में कितने नंबर है, 42। ये हो गया। समझ में आ रहा है? कोई भी सवाल कठिन लगा हो तो बताओ। कठिन है? आपको मैं यह समझाना चाह रहा हूं कि एक चीज को 10 तरीके से पूछ सकते हैं, लेकिन घुमा फिरा के मैं आपको एक ही चीज, अभी 6 सवाल हमने करे और 6 के 6 सवाल एक जैसे हैं, कुछ भी नया नहीं बताया, पर आप देखो कि हर सवाल पूछने का तरीका अलग है। बस यही कला हमें सीखनी है कि एक प्रश्न को कई तरीके से पूछा जा सकता है। पहला नियम है प्रश्न को ढंग से पढ़ना सीखें। आपको यह बात समझनी पड़ेगी। आप अभी देखना, आप जब भी गलत करोगे आपके आंसर नहीं आएंगे तो आप बाद में रियलाइज करोगे, आप खुद से कहोगे अरे यार पढ़ने में गलती कर दी थी, है ना? जैसे अभी आपको लगा होगा अरे हाँ यार हमने तो ध्यान ही नहीं दिया, इतना ही तो करना था। पढ़ने का सबसे ज्यादा खेल है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना सीखें। आप अभी से आदत बनाओगे ना, तब जाके 3-4 महीने लगेंगे आपको ये कला सीखने में। एग्जाम में लोग गलती क्या करते हैं, एक प्रश्न को 4-4 बार पढ़ते हैं, घबराहट के कारण, समझ ही नहीं आता, आदत है नहीं, है ना? क्योंकि क्लास में तो आप 2-2 3-3 बार पढ़ रहे हो, लेकिन एग्जाम में अगर एक सवाल को 2-2 3-3 बार पढ़ोगे तो टाइम वेस्ट होगा ना। तो आज से वो तैयारी करो कि आज यहां पे ऐसी कला हमें सीखनी कि एक बार पढ़ने में पूरा समझ में आ जाए। समय लगेगा, 2-4 दिन की प्रक्रिया नहीं है ये, समय लगेगा, 2-3 महीने लग सकते हैं उस लेवल पे आने में कि बस एक बार प्रश्न पढ़ लिया ना वो दिमाग में छप जाएगा। पर उसको डेवलप करना है, क्योंकि एग्जाम में आपका टारगेट क्या है, एक ही बार पढ़ के और सीधा आंसर देना है। एक सवाल को 4 बार नहीं पढ़ना है, उसके लिए काम आज से करना पड़ेगा, है ना? चलो आगे बढ़े, अगला देखिए। अब जैसे ये है, 3 धनात्मक संख्याएं हैं, इनके वर्गों का योग है, तीनों का योग ज्ञात करिए। अब यहां पे आपको पता है x की मदद लेनी पड़ेगी, है ना? जब भी ऐसे वर्ग, घन या गुणनफल वाली बात आती है तो वहां पे आप अनुपात में x लगा लेना, है ना? उसका कारण मैं बताता हूं, सुनो भाई। मैंने कहा कि ए बी सी का या इन 3 संख्याओं का एक होता है कि भाई हमने कहा 4 का वर्ग कर लो, और एक होता है 4x का स्क्वायर कर लो, है ना भाई? 4 और 4x दोनों में डिफरेंस आएगा। 4 का करोगे तो 4 का वर्ग, 4x करोगे तो क्या हो जाएगा, 16x का वर्ग। तो अगर आप x नहीं लगाओगे ना तो इसके कारण आपका आंसर गलत आएगा। पहले करते हैं, आपको खुद समझ में आएगा कि ऐसे सवालों में x लगाना जरूरी क्यों है। एक है आपके पास 4x, एक आपके पास है 5x, एक आपके पास है 7x, और आप क्या करेंगे, सभी का स्क्वायर करेंगे, सभी का आप क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, है ना? इसका वर्ग बोलिए क्या आएगा, 16x का वर्ग। इसका क्या आएगा, 25x का वर्ग। इसका क्या आएगा, 49x का स्क्वायर। और इन तीनों के वर्गों का योग किसके बराबर है, 15,210 के। आया समझ में? अच्छा, अब इन तीनों को जोड़ लो तो 16 + 25 + 49, बोलो कितना, 2 3 4, और ये हो गया आपका 5, 130 आ रहा है क्या? 4 2 6, अरे सॉरी
80 80 80 90 50 और 4 90 90 90x का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 15210। अब हम जैसे यहां पे क्या कर सकते थे समझना, अगर इससे एक इसको दे दें तो क्या हो जाएगा ये, अगर इससे एक इसको दे दिया तो ये क्या बन जाएगा 50, और 25 और 15 हो जाएगा 40, तो हो गया कितना 90, है ना। तो 90 की वैल्यू ये है। अब इसको 90 से यानी उड़ा दो इसको, तो 0 से 0 गया, 9 से उड़ाया कितना आएगा 1, बचेगा कितना आपके पास 6 और 2, तो कितनी बार भाग जाएगा 9 का भाग ही देंगे ना, तो कितनी बार जाएगा 9 इंटू 6 62 है, तो 9 इंटू 6 54, बचा आपके पास कितना 8 और 1, तो कितना हो गया 9 और 9 81, 0 से 0 तो हमने उड़ा ही दिया। अब 169 किसका स्क्वायर है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 13। अगर x ना लिखते ना तो आपको पता है क्या होता कि आप 1 की वैल्यू ये ले आते, मतलब आप 169 का स्क्वायर नहीं निकालते, है ना। कारण मैं बता रहा हूं, मान लो आप x नहीं लिखते तो आप बोलते भाई 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25 और 7 का वर्ग 49, इनका टोटल करा तो कितना आ गया आपके पास 90, तो आप बोलते सर 90 की वैल्यू 15210 है, तो आप बोलते 1 की वैल्यू 169 है। ये गलती यहां पे हो जाती, x के न होने से आप 1 की वैल्यू कितनी बोल देते 169। इसलिए वर्ग में, घन में, गुणनफल में जब भी ऐसे सवाल आएंगे तो वहां पे x लगाना है, धीरे धीरे आप समझ जाओगे, है ना। पर ऐसे बहुत कम क्वेश्चंस आएंगे। तो x की वैल्यू आपको 13 मिल गई। अब क्या पूछा है, तीनों संख्याओं का योग ज्ञात करिए। तो तीनों संख्याओं का योग यानी ये, तो 7 और 5 12 और 4 कितना, तो आपको 16 की वैल्यू बतानी है। एक की वैल्यू यानी x की वैल्यू, इन तीनों का योग कितना है 16 ही है ना, 16x, तो x की जगह क्या रख दोगे 13, तो बोलो क्या आंसर आएगा 208, 6 या 18 और ठीक 208। क्लियर, समझ आया, कोई डाउट तो नहीं है। अब जैसे यहां भी आपको अनुपात नहीं दिया है तो अनुपात बनाना पड़ेगा, ध्यान से पढ़ो, आप अनुपात बना सकते हो। लास्ट में मुझे आप थोड़ा पीडीएफ का याद दिला देना, है ना। ऑनलाइन वाले केवल इसीलिए परेशान है कि पीडीएफ कहां मिलेगी, जैसे ये पीडीएफ ले लेंगे तो पता नहीं क्या इनको मिल जाएगा। यहां इंसान खड़े होकर लाइव पढ़ा रहा है, उसकी कदर ही नहीं है, इनको पीडीएफ चाहिए। डांट सुनने की इच्छा है इनकी थोड़ी सी। हो गया। कई लोग तो क्वेश्चन पढ़ के मुझे देखना चालू कर देते हैं, सर आप ही देख लो क्या करना है ना। देखो 3 संख्या है, दूसरी संख्या पहली की 1/3 है। 1/3 का मतलब क्या होता है 1/3, 1/3 कि अगर एक संख्या 3 है, अगर एक संख्या 3 है तो दूसरी संख्या उसके मुकाबले कितनी होगी 1, है ना। तो आप 1/3 को 1:3 या 3:1 ऐसा भी बोल सकते हो ना। चलो, तो दूसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है, तीसरी संख्या की 3/4 है। कौन, आप अभी रीजनिंग पढ़ रहे हो, आप आगे रीजनिंग में एक रूल पढ़ोगे कि कभी भी एंड या और शब्द आता है तो हमेशा फर्स्ट पर्सन पहले की बात होती है, और कभी भी या तो नहीं, सॉरी ये तो प्रायिकता वाला या हो गया, जो या क्या कहेंगे विच इज, है ना। तो इस केस में क्या होता है हमेशा सेकंड की बात होती है, ये याद रखना, है ना। तो यहां पे आपको कौन सा शब्द दिया हुआ है और, यानी किसकी बात चल रही है भाई, पहले दूसरी संख्या लिखा है तो दूसरी संख्या की बात चल रही है। दूसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है और तीसरी की 3/4 है। कौन, दूसरी संख्या
तीसरी की 3/4 है। अब इधर देखो, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। ऐसे केसेस में ना आप हमेशा लास्ट से प्रश्न को सॉल्व किया करो, पहले दूसरे और तीसरे को निपटाओ, है ना। तो मुझे बताओ, आप ऐसे पढ़ो, दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3/4 है। अच्छा चलो एक चीज और बताता हूं मैं, इसको भी आप छोड़ो, पहले जो मैं आपको समझा रहा हूं वो सुनना। मैं आपसे कहूं कि ए बी का 5/6 है, ए बी का 5/6 है, ए इज 5/6 ऑफ बी। तो अब यहां ए को क्या माने, बी को क्या माने, तो जो पहले आए वो ऊपर, जो बाद में आए वो नीचे। यानी यहां पे ए और बी का अनुपात क्या बनेगा, 5/6। समझ में आया। मैंने आपसे कहा कि राम श्याम का 8/15 है, तो राम को क्या मानेंगे 8 और श्याम को क्या मानेंगे 15। वेरी गुड। अब आ जाओ, दूसरी संख्या तीसरी की 3/4 है, दूसरी संख्या तीसरी की 3/4 है। अब बोलो, दूसरी को क्या मानेंगे और तीसरी को क्या मानेंगे 4। आया समझ में, है ना। और गहराई में जाऊं क्या कि ऐसा क्यों, नहीं, समझ लो, कोई बात बड़ी बात नहीं है। दूसरी संख्या तीसरी संख्या के 3/4 के बराबर है, कायदे से हम ये बोल रहे हैं यहां पे, समझ में आया। दूसरी संख्या तीसरी संख्या का 3/4 है, यानी दूसरी संख्या बराबर है तीसरी संख्या के 3/4 के। तो हम कुछ नहीं करते, इस तीसरी संख्या को उठा के इसके बटे में ले आते हैं, तो ये किसके बराबर हो जाता है 3 और 4 के। तो हम बोलते हैं ये 3 है और ये क्या है 4 है। आया समझ में, ठीक है। चलो अब पहली और दूसरी की पिक्चर को समझें। दूसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है, दूसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है, यानी ये अगर 1 है तो ये उससे कितना गुना है, तो ये 3 गुना होना चाहिए, यानी 9। नहीं आया समझ में, देखो थोड़ा भावनाओं को समझना पड़ेगा आपको, है ना। दूसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है, 1/3 है। अगर इसको भाई मैं किसका 1/3 निकालूं कि वो 3 आ जाए, तो ये 9 के साथ ही तो हो सकता है। 9 का 1/3 निकालेंगे तभी तो 3 आएगा। या ये यहां क्या बोलना चाह रहे हैं कि दूसरी संख्या मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुना है, पहली संख्या दूसरी संख्या की क्या है, सॉरी, दूसरी संख्या पहली संख्या की क्या है 3 गुना है ना। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा कि ये इसका 3 गुना या ये इसका 1/3। तो पहली दूसरी की 3 गुना है या दूसरी पहली की 1/3 है। सब खिचड़ी हो गई, समझ में तो नहीं आया। आया, एक बार फिर से वापस चलते हैं, इसको आप भूल जाओ। ये तो समझ में आया होगा कि दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3/4 है, तो ये 3 है, ये 4 है, ये तो ठीक था। अब दूसरी संख्या पहली संख्या की क्या है 1/3 है। अगर ये 1 है तो ये उसकी 3 गुना है। अगर दूसरी संख्या 1 है तो पहली संख्या क्या है 3 गुना है, तो ये 3 गुना होनी चाहिए, यानी 9। अभी भी आया। और तरीका बताऊंगा मैं तो। अगर, हाँ मैं वही बता रहा हूं, अगर इसमें आपको कंफ्यूजन है, ये तो शॉर्टकट हो गया, आपको लग रहा है सर नहीं हो पा रहा हमसे, तो हमारा तो दिमाग हैंग हो रहा है बार बार, तो फिर एक और तरीका है। मुझे ये बताइए, आप तो मुझे यहां पे ये बताओ कि दूसरे का और पहले का अनुपात कितना कहलाएगा। यहां पे ये कुछ मत देखो, दूसरे और पहले का अनुपात बताओ क्या आएगा, 1/3। फिर मुझे यहां ऊपर दूसरे का और तीसरे का अनुपात देख के बताओ, 3/4। ये वही तो हो गया ना, ए बी और बी सी। फिर इसको मर्ज कर लो, ए बी सी बना लो। वो भी करके बताऊं क्या, अरे समझ में आ रहा है, सवाल में दम कुछ नहीं है, क्योंकि हम पहली बार पढ़ रहे हैं तो हमें कंफ्यूजन हो रहा है ना। आगे आप ये सवाल यूं ही उड़ा दोगे, पर जब शुरुआत होती है, नए नए हम होते हैं, तो थोड़ा सा
कंफ्यूजन होता है और होना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। घर जाके आपको इसी चीज को तो टाइम देना है। घर जाके अब आपको जैसे मान लो आज इतने सवाल करे, इसने थोड़ा सा आपको फंसा दिया, तो घर जाके इसको टाइम देना है, इसको थोड़ा रिसर्च करना है कि क्या हुआ, कैसे करना है, क्यों हम वहां पे नहीं समझ पा रहे थे। ये चीज आपको आगे बढ़ाएगी, है ना। समय देना है घर जाके इन चीजों को। आ गया समझ में? मान लो ऐसा, माना कि आपको समझ में आ गया, पक्का? चलो, तो अभी तो और आगे चलना है अपने को। आगे क्या बोला है? तीनों संख्याओं का औसत 112 है। अब औसत और योग में फर्क है ना। इन तीनों का औसत 112 है, यानी इसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा? 3 का। योग निकालना पड़ेगा ना। अगर 2 संख्याएं होती तो 2 का गुणा, 3 संख्याएं होती 3 का, 8 होती 8 का। तो औसत 112 है, तो इनका योग कितना आएगा? 336। नहीं आया समझ में? इतना तो आता होगा यार, ऐसे तो मत देखो कि ये और क्या कर दिया, इतना तो आता है ना। चलो, तो ये क्या है? 336 योग है, इन तीनों संख्याओं का सम है। तो 9 और 3 12 और 4 16, 16 से भाग दिया, 16 दुनी 16 एकम, 1 की वैल्यू 21, 1 की वैल्यू 21। सबसे छोटी संख्या कौन सी है बताओ? तो इस 21 का गुणा 3 में कर देना, आंसर क्या आ जाएगा? 63। आया कि नहीं आया? आया पक्का? 2 बज गए ऐसा लग रहा है तुम्हारे। वैसे घड़ी में 2 बज रहे हैं, पर आपके 12 बज रहे हैं। ठीक है, पीछे वाले हैं यहीं पे, तुम लोग थोड़ा बताते रहा करो, तुम्हारी ज्यादा चिंता है, क्योंकि चेहरे नहीं दिखते ना पीछे वालों के, कुछ कुछ के, कुछ तो छुप के बैठते हैं जानबूझ के। अभी आगे तुम लोगों को यहां बुलाऊंगा मैं, स्टेज पे कुछ कुछ पूछूंगा मैं, टेस्ट लूंगा मैं आपके आगे, है ना। यहां पे आपको आना है, एक सवाल मैं यहां पे इसी तरीके से दूंगा और आपको हल करके पूरी क्लास को समझाना है। पीछे वालों को इसमें विशेष सुविधा मिलेगी, मतलब क्या है, प्राथमिकता मिलेगी। ठीक है, बढ़े आगे। छुट्टी नहीं कर रहा हूं मैं अभी, है ना। अगला, एक तो सबसे बड़ी पता है गलती क्या हुई है कि लास्ट लेक्चर मेरा है, तुम रोज फंसोगे। और उससे बड़ी गलती क्या है कि 2 बजे के बाद ये हॉल खाली रहता है, तो मुझे भी कोई टेंशन नहीं कि इसके बाद कोई लेट होगा। इसके बाद अगर कोई लेक्चर होता तो दिक्कत थी, 2 बजे के बाद कोई लेक्चर ही नहीं लगता इस हॉल में, तो इसलिए अपन घड़ी देख के पढ़ाएंगे ही नहीं। क्या फर्स्ट कर दें? हाँ जी, बंद हो रहा है बार बार। चलो आज काम चला लो, चेक करवा देंगे उसको। ऑनलाइन वालों का टेस्ट कैसे लेंगे? तुम्हारा भी लेंगे, रुको। ऑनलाइन वालों का टेस्ट लेंगे, अच्छे नंबर नहीं लाएंगे तो इनके घर पे फोन लगा के कहेंगे कि इनके पापा मम्मी इनको 2-2 लगाया जाए। हो गया? देखो, ऐसे सवालों में आपको कुछ नहीं करना होता है, जो दिया है वही वैल्यू मान लो। एबीसी का रेशो दिया है 2, 3 और 5, जहां ए लिखा है वहां 2 रख दो, जहां बी लिखा है वहां 3 रख दो, जहां सी लिखा है वहां 5 रख दो। यहां पे अगर आप एक्स लगा भी दोगे तब भी आंसर वही आएगा, एक्स नहीं भी लगाओगे तब भी वही आएगा, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 5b प्लस ए प्लस 2c बराबर में 115। क्लियर? तो देखो, बी रखना है, बी रखोगे तो 5 तिया 15, ए 2 है और सी कितना है? 5 का दुगना 10, बराबर में कितना आ गया? 115, है ना। तो 15 और 10 25, 25 में से 2 गया 23, 23 बराबर 115, यानी 1 की वैल्यू 5, है ना। अब अगर यहां पे x लगाया होता आपने तो ये आता 15x, 2x और 10x, तो ये आता 23x, तो x की वैल्यू 5 आती। फर्क कुछ नहीं पड़ता, फर्क पड़ेगा वर्ग घन में, नॉर्मल में जोड़ने घटाने में कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 की वैल्यू 5 आ गई। क्या पूछा है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? बी का मान क्या है? 1 का मान 5 है, तो 3 का मान कितना होगा? 15। हो गया? आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अगला, पी क्यू आर का अनुपात दिया है, पी को आर। बहुत आसान सवाल है यार, कुछ नहीं है इसमें दम, बहुत इजी सवाल, बिना पेन उठाए कर सकते हो।
अगर आप सवाल को ढंग से पढ़ लो तो। मैं आपको बिना पेन चलाए हल करना सिखाऊं? चलो अपन लोग मिलके करते हैं, मैं जो बोलूं वो बताना। सिर्फ ये पी क्यू आर का अनुपात यहां पे लिख देता हूं ताकि आप क्लियर देखकर बता सके ना। पी कितना है 7, क्यू कितना है 9 और आर कितना है 4। अब मैं आपसे जो पूछूं वो बताना। पेन नीचे रख दो, जो पूछूं वो आप मुझे बताना। आपसे यहां पे क्या कहा है कि पी के पास आर से 1500 रुपए ज्यादा है, अधिक है। देखो पूरे मैथ्स में कभी भी अधिक या कम की बात हो तो उसका हमेशा मतलब होता है अंतर, है ना। पी के पास कितने हिस्से हैं? 7। आर के पास कितने? पी के पास आर से कितना अधिक है? 3 अधिक है। रियल में कितना अधिक है? 3 बराबर 1500 तो 1 बराबर 500। आ गया समझ में भाई? अनुपात में 3 ज्यादा है, वैसे 1500 ज्यादा है। 3 बराबर 1500, 1 बराबर 500। क्लियर? अब क्या पूछा है? P और Q का अंतर बताओ। तो P और Q में कितने का अंतर है? तो 1 का मान 500 तो 2 का मान, ये आंसर आ गया। नहीं आया समझ में? अब मैं लिख के बता देता हूं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको समझ में नहीं आया पर वो गर्दन हिला देंगे, हाँ सर समझ में आ गया है। फिर साइड वाले से पूछेंगे यार वो कैसे हुआ था, तो मैं बता देता हूं। देखो आप कभी भी अधिक या कम मतलब अंतर, तो इन P और R में P के पास R से 1500 ज्यादा है, P के पास R से 3 ज्यादा है, जो रियल में 1500 रुपए के बराबर है। आपको तो 1 की वैल्यू निकालना है हमेशा। मैं एक ही चीज समझा रहा हूं आज आपको। 3 बराबर 1500 तो 1 बराबर 500। आगे बोल रहे हैं P और Q का अंतर बताओ। तो P और Q में कितने का अंतर है? 2 का। तो 1 की वैल्यू 500 तो 2 की वैल्यू कितनी? 1000। अब यहां पेन चलाने की जरूरत थी क्या? पेन चलाने में ज्यादा टाइम लगा, है ना। बिना पेन के जल्दी सॉल्व हो गया। और इसलिए मैं एक बात सबको बार बार कहता हूं कि आपके पास 2 चीजें हैं चलाने के लिए, पहला पेन और दूसरा दिमाग, है ना। और दोनों में आपको भी पता है ज्यादा तेज क्या चलता है, पर चलाते क्या आए हैं, इसलिए अच्छे से चलाते क्या बनता है? पेन। पर एग्जाम पेन से नहीं निकलेगा, आपको अब क्या चलाना सीखना है? दिमाग। क्लियर? चलो अब कुछ बातें करेंगे अपन, आधा 1 घंटा थोड़ी सी बात करेंगे। तुम बोलोगे यार, ऑफिस में जाके बोलोगे सर हमें सर की कंप्लेंट करना है, उनका लेक्चर आप लास्ट से हटाओ, ऐसा नहीं हो पाएगा। एक तो 2 बजे इतनी भूख अपनी चरम सीमा पे होती है ना। और सर हैं कि छोड़ते ही नहीं है, मन भी नहीं, मतलब इच्छा भी है कि सर पढ़ा दो, लेकिन एक तरफ इच्छा नहीं भी कि सर छोड़ दो, दूसरा ही दिन है आज हमारा, है ना। तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपन। आपको मैं एक छोटी सी बात बता देता हूं, बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस आधे 1 घंटे अपन बात करेंगे। आप आज से घर जाके एक चीज पे काम शुरू कर दो, कैलकुलेशन। 1 महीने का आपका टारगेट है। मिनिमम मेरी तरफ से मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप आज से आधा घंटा रोज देना चालू करें। और मैं कल की सारी बातें रिपीट नहीं करूंगा, मैं बस आपको इतना ही कहूंगा कि जो मैं कहूं वो मान लेना। उसके फायदे भी समझ में आ जाएंगे और ना मानने पे 6-8 महीने बाद उसके नुकसान बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। इसलिए एक्सपेरिमेंट करने का टाइम आपके पास नहीं है। अनुभव से जो आपको सबक सिखा रहा हूं मैं, जो सीखने की बातें बोल रहा हूं वो कर लेना, है ना। अब मैं इस पे लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं दूंगा कि ऐसा क्यों, वो कल हो चुका है, कुछ दिन बाद फिर होगा, करेंगे अपन। तो आपको आज से आधा घंटा रोज कैलकुलेशन पे देना है। इसमें आप क्या करेंगे? सबसे पहले आने वाले 15 दिनों का आपका टारगेट है 1 से 30 तक कम से कम पहाड़े याद करना है, इंग्लिश में टेबल्स। 1 से लेकर 50 तक के आपको वर्ग याद करना है, और 1 से लेकर 30 तक भी बहुत है, 30 तक के आपको घन याद करना है। क्यूब्स, स्क्वायर्स एंड टेबल्स। इसमें बिल्कुल क्वेश्चन मार्क मत लगाना, कोई संदेह मत करना कि सर क्यों याद करना है, आपको तो करना है। और आपने अगर ध्यान दिया हो
तो आज हमारे सामने ऐसी बहुत सारी स्थितियां बनी जहां पे कुछ चीज अगर याद है तो आपके लिए 2 सेकंड का काम है। अब 23 बराबर 115, 23 के पहाड़े की जरूरत पड़ी कि नहीं पड़ी? आप मुझसे कुछ महीनों बाद क्या कहोगे, सर मैथ्स में टाइम कैसे कम करें? मैथ्स में टाइम कम करने का एक ही तरीका है, कैलकुलेशंस अच्छा करना। कैलकुलेशन अच्छा होगा, आपके आंसर बहुत जल्दी आएंगे। एक समय के बाद आपको मैथ्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी, हर चैप्टर बहुत अच्छे से बनेगा, हर प्रश्न बहुत अच्छे से बनेगा, लेकिन समय सबका अलग अलग होगा। कोई आंसर 5 मिनट में देगा, कोई वही आंसर 10 सेकंड में देगा, आप देख लेना। तो ये डिपेंड किस पे करेगा? कैलकुलेशन पे। अब मुझे बताओ कि इस सवाल में कोई दम था, लेकिन यह सवाल 5 सेकंड में भी हो सकता था और यह सवाल कई लोगों को 1 मिनट भी लग जाएगा, है ना, क्योंकि यहां तक तो वो बहुत तेजी से आ जाएंगे, फिर यहां अब तय करेगा कि आपका कैलकुलेशन कैसा है ना। फिर आप यहां पे पहाड़ा तो लोगे नहीं, अब यहां पे फिर आप क्या करते हो, यहां पे ऐसे करते हो, 23 में पहले 2 का गुणा किया, नहीं ये नहीं होगा, 23 में 3 का गुणा किया, अच्छा इसमें भी और खतरनाक है, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, ये भी नहीं होगा। फिर 23 में 4 का गुणा करा, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, नहीं ये भी नहीं होगा। फिर 23, ऐसे करोगे आप, इतनी देर में 4 सवाल दूसरे हो जाएंगे। समझ में आ रही है बात? कैलकुलेशंस को सीरियस ले लो, आप बहुत फायदे में रहोगे और बाद में मुझे ढूंढोगे कि सर आपकी जो सलाह है गजब थी, पर मैं आपको मिलूंगा नहीं बाद में, ठीक है, इसलिए अभी समझा रहा हूं तो सुन लो, मिलूंगा मत घबराओ, ठीक है। ये आप याद कर लोगे, 15 दिन का टारगेट है आपके पास, इनको आपको याद करके उठा के फेंक देना है ना। 15 दिन आप ये कर लोगे, फिर इसके बाद अगले 15 दिन, 1 महीने का टारगेट है हमारा कैलकुलेशन को बहुत धुआंधार रॉकेट साइंस बनाने का, है ना। 1 मंथ का टारगेट है, मंथ के साथ एस नहीं लगेगा, मंथ का टारगेट है ना। तो 15 दिन आप पहाड़े वर्ग घन याद करोगे, उसके बाद अगले 15 दिन क्या करना है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मैं जो आपको जब कहूं वो मान लेना, फायदे नुकसान आपको समझ में आएंगे। आप में से ही कई लोग अभी देख लेना 15 दिन बाद इतना तेजी से आंसर देंगे कि बाकी लोग, आज सब सेम लेवल पे हैं, है ना, आज सब सेम लेवल पे हैं, 15 दिन बाद लेवल में डिफरेंस आना चालू हो जाएगा। आपकी यह हालत होगी 15 दिन बाद, कोई बहुत पीछे रह जाएगा, कोई बहुत आगे निकल जाएगा, क्योंकि अभी तो सब सेम है, सबको एक जैसा पढ़ाया जा रहा है। अब आप क्या कितनी बातें मान रहे हो, घर जाके कितना काम कर रहे हो, उससे डिफरेंसेस आना चालू हो जाएंगे। फिर आप दूसरों को देख के आपको जलन होगी कि यार ये इतनी जल्दी आंसर कैसे दे दिया इन्होंने, हमारा तो अभी 2 और 2 ही 4 ही आ रहा था और ये तो फटाफट कर दिया। तो ये डिफरेंस आने लगेगा, फिर बाद में देर हो जाएगी। और क्योंकि आप सोचिए, जब ये व्यक्ति यहां रहेगा और वो देखेगा कि ये यहां निकल गया, तो ये मेहनत चालू करेगा, है ना, पर जब तक वो उसके लेवल को टच करेगा वो वहीं बैठा रहेगा क्या, बोर आगे निकल जाएगा। तो अभी से आप अगर डिफरेंस नहीं आने दोगे तो अच्छा है। जब कोई आपसे आगे निकल जाएगा, कोई ऑलरेडी आपसे बहुत तेजी से आगे बढ़ गया और आप सोचो कि अब मैं उसको कवर कर लूं, तो वो भी तो दौड़ेगा, वो भी तो और तेजी से आगे बढ़ेगा। तो इसलिए अभी आप कवर कर सकते हो, बाद में आप लेट हो जाओगे। ये सबके लिए है ना। ऑनलाइन वाले पूछ रहे हैं सर हमको भी याद करना है क्या? इनके नाम नोट करो, इनको एक आध दिन इंदौर बुलाते हैं, एक स्ट्रांग रूम हम बना रहे हैं यहां पे, है ना उसमें ऑफलाइन वालों को भी कभी कुछ विशेष प्रसादी उनको देना हो, ऑनलाइन वालों को भी घर से उठवा के यहां लाएंगे, उनको भी देंगे, है ना। तो ये सबके लिए है। आपको डेली जो पढ़ाया जाएगा, आज जितना भी मैंने पढ़ाया है, इसकी पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पे मिलेगी। माय कोर्सेस के अंदर आपको अपना कोर्स दिखाई देगा, ऑनलाइन वालों को भी ऑफलाइन वालों को भी। ये लेक्चर्स भी वहां पे आपको रिकॉर्डेड पूरे मिलेंगे और इसी लेक्चर के साथ इस क्लास के नोट्स भी मिलेंगे। तो जितना भी आप रोज पढ़ेंगे उसकी डेली पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर मिलेगी, वीडियो भी वहां पे मिलेगा। एक काम ये हो गया। दूसरा, आपको रिवीजन रोज करना है। जितने सवाल हम क्लास में करेंगे, घर जाके वो सारे सवाल आपको खुद से लिख लिख कर फिर से करना है। और एक आखिरी बात और बता दूं कि आज से आप एक कसम और खा लो कि पेन जितना हो सके कम चलाना है। बंद नहीं करने का बोल रहा हूं मैं, कम चलाना आप शुरू कर दो। मतलब क्वेश्चन को देखो और कोशिश करो कि पेन चलाए बिना उसका आंसर लाएं। शुरुआत में दिक्कत आएगी, शुरुआत में आपको टाइम ज्यादा लगेगा, आपको ऐसा लगेगा सर पेन चलाने से जल्दी आ रहा है लेकिन हम पेन नहीं चला रहे तो टाइम ज्यादा लगेगा।
अब ये तो नेचुरल है, आप अगर कोई काम रोज करते आए हो उसको अचानक बंद कर दोगे तो दूसरी आदत बनाने में समय तो लगेगा ना। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि दिमाग और पेन में कम से कम 10 गुने का फर्क है। आप जो काम दिमाग से 1 सेकंड में कर सकते हो वो पेन चला के 10 सेकंड में होगा, और ये कुछ दिनों में आपको दिखने लगेगा। इसलिए पेन चलाना कम करिए। जैसे आप आज घर जाएंगे तो इन सवालों को कोशिश करिए, भाई 1 घंटा लगे अपने आज के 10-12 सवाल करने में, पेन नहीं चलाना है, कम से कम चलाना है, जहां वो जरूरत हो वहीं चलाओ, बाकी उनको देखो और मन ही मन में सॉल्व करो। ये 2-4 नियम आपने अपना लिए ना, आप 1 महीने बाद खुद को पहचान नहीं पाओगे कि आप वही इंसान हैं जो पहले मैथ्स को लेकर बहुत डरते थे, बहुत भागते थे। बहुत चेंज आपके अंदर आएंगे, समय लगेगा, रोज लगातार आपको मेहनत करनी है, पर आने वाले 1 महीने में बहुत बदलाव आप खुद महसूस करेंगे। और आप बोलोगे सर मैथ्स में तो आप फोड़ के आएंगे, 25 में से 25 तो आएंगे ही आएंगे, नहीं 25 तो 26 तो ले ही आएंगे 25 में से। देख लेना, आप जो बताऊं बस वो आप मान लेना, है ना। अब थोड़ा सा ऑनलाइन वालों को जरा देख लेते हैं, इनकी क्या तकलीफ है। आप लोग मत देखो, मैं देख रहा हूं। अच्छा, आज सुबह आपकी कुछ क्लासेस डिस्टर्ब रही थी बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इश्यू। तो ऑनलाइन में कई लोग बोल रहे हैं कि सर आज सुबह की कुछ क्लासेस नहीं हुई है, तो वो इसी कारण नहीं हुई थी, है ना। तो वो कल प्रॉपर हो जाएगी। और क्या दिक्कत है? पेन तो नहीं सर, पेंसिल चला सकते हैं क्या? अच्छा, नाम देखो क्या लिखा उसने, बराक ओबामा, ताकि उसको कोई पकड़ नहीं पाए। ये बराक ओबामा को उठवाओ अमेरिका से। सर आप डांट देते हैं तो मन हल्का हो जाता है। ये भी सही है। और क्या है? बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड, लगाओ तुम मक्खन अभी से, ना। जय श्री महाकाल। ये देखो इनकी अलग ही दुनिया चलती, इनकी ये खतरनाक लेवल पे चलते हैं। सर योर सूट, इंग्लिश में इनकी खतरनाक है। देखो, आपको जैसे आप ऑफलाइन में तो आपको तो प्रिंटेड बुक्स मिली हैं, कुछ मिली होंगी, कुछ आगे आपको मिलेंगी। ऑनलाइन में वही चीजों की पीडीएफ मिलती है, तो नोट्स ऑनलाइन वालों को भी मिलेंगे। आपको हर विषय की रोज की पीडीएफ नहीं देंगे, है ना। एक चीज क्या है, पीडीएफ का बहुत ज्यादा मोह नहीं रखना है अपने को, है ना। तो ये आप ध्यान रखें, आप जितनी पीडीएफ इकट्ठी करोगे ना, आप पढ़ ही नहीं पाओगे। तो आपको जैसे ऑनलाइन में कई लोग जिद करते हैं हमको सारे विषय की रोज पीडीएफ चाहिए। आप अंदाजा लगाइए, एक दिन की मान लीजिए 6 पीडीएफ हुई, महीने में 25 क्लासेस लगी, तो कितनी पीडीएफ हो गई? 150, है ना। 150 पीडीएफ ही हो गई। मान लीजिए आपका कोर्स 7 महीने चला, तो बोलो कितनी पीडीएफ हो गई। इसलिए पहाड़े याद करना है, ठीक है। 1050। अब तुम्हें 15 सते 105 याद नहीं है, सोच में पड़ गए ना, इसलिए पहाड़े याद करना है। 1050 पीडीएफ तो ये हो गई। उसके अलावा सब्जेक्ट वाइज बहुत सारी पीडीएफ हैं, बहुत कंटेंट है। अब 1000 पीडीएफ कम होती है क्या? नहीं है, बहुत ज्यादा पीडीएफ हैं। तो पीडीएफ की जितनी जरूरत होगी उतना आपको मिलेगा। बाकी आप पीडीएफ के मोबाइल में सेव मत करो, अपनी जो हार्ड डिस्क है ना, यहां सेव करना है अपने को, दिमाग में चीजों को सेव करना है, मोबाइल में ज्यादा नहीं भरना है अपने को, है ना। तो ये ध्यान रखें, जो जरूरत की चीजें होंगी वो आपको मिलेंगी, ठीक है। अच्छा, आप सब लोगों को भी, ऑनलाइन वालों को भी और ऑफलाइन वालों को भी, मेरा मैथ्स का एक फाउंडेशन बैच मिला है। एप्लीकेशन आप सबके पास डाउनलोड है। एप्लीकेशन में आपको ये जो ऑफलाइन क्लासेस होती हैं ये भी आपको रिकॉर्डेड मिलेंगी, प्लस मेरा एक मैथ्स का ऑनलाइन फाउंडेशन बैच है, वो भी आपको फ्री मिला है ना। नहीं है तो आप ऑफिस में जाइएगा, अपने नंबर पे कोर्स एक्टिवेट करा लीजिएगा, विनर्स की एप्लीकेशन डाउनलोड करके आपको दिखने लगेगा। तो ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले सबको मेरा मैथ्स का पूरा फाउंडेशन बैच मिला है, और वो भी लाइव और रिकॉर्डेड मिला है। मान लीजिए मैथ्स में 35 चैप्टर्स हैं, तो पूरे 35 चैप्टर्स का पूरा रिकॉर्डेड कोर्स आपकी एप्लीकेशन में है, जिसमें कम से कम 600-700 वीडियोस होंगे, पूरे चैप्टर्स, एडवांस अरिथमेटिक, सब ये सब पहले से उसमें है। प्लस मैं लाइव भी पढ़ाता हूं 10 बजे, तो वो भी आपको उसमें मिलेगा, तो वो भी आपके पास उसमें है। तो आप जैसे आज मैं 10 बजे मैथ्स फाउंडेशन में नंबर सिस्टम पढ़ा रहा हूं, है ना, तो एडवांस भी चल रहा है आपके पास, मान लीजिए टाइम है तो आप उसको अटेंड कर सकते हो, नहीं तो फिर यहां तो सारी चीजें चलेंगी, है ना। तो इसलिए कई बार आपको कंफ्यूजन होगा, ऑनलाइन वालों को ही कंफ्यूजन होगा कि सर आप मैथ्स 2-2 बार पढ़ा रहे हो, मैंने 10 बजे भी पढ़ाया, फिर अभी 1 बजे भी पढ़ाया। तो वो 10 बजे वाली क्लास मैथ्स फाउंडेशन की थी,
अभी जो है वो अपनी ये वाली क्लास है, ऑफलाइन लाइव फ्रॉम क्लासरूम वाली। ठीक है। हाँ जी, अच्छा देखता हूं मैं, उसमें थोड़ा डिफरेंस तो रहेगा। अच्छा ठीक है, देखता हूं मैं उसको। ऑनलाइन वाले बहुत कमजोर हैं, थोड़ी कृपा बनाए रखें। एक से एक नमूने हैं इसमें भी ना, एक से एक। चलो भाई, ऑनलाइन वाले भी सब ठीक है, अब सब कुछ ठीक चल रहा है। और ऑनलाइन वालों को मैं एक सलाह दूंगा कि आप जब भी पढ़ाई करें फुल स्क्रीन करके ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, कमेंट आप कम ही पढ़ें। हमने सारे टीचर्स को बोल के रखा है कि कमेंट्स पे नजर रखो, लेकिन आपको हर कमेंट का जवाब नहीं देना है, क्योंकि 17 प्रकार के लोग हैं, आप लोग भी देख सकते हो कैसे कैसे लोग हैं, है ना। तो एक बात हमें पता है कि पढ़ने वाले ज्यादा कमेंट नहीं करते, और बहुत कमेंट करने वाले कभी पढ़ते नहीं है, है ना। और पढ़ने वाले बिंदास चुपचाप शांति के साथ मस्त पढ़ते रहते हैं फुल स्क्रीन करके। तो ऑनलाइन वालों को यही सलाह दी जाएगी कि फुल स्क्रीन करके पढ़ें। ठीक है, चलें और कुछ? आज भी 2:30 बज गई, थोड़ी देर और बात कर लें। चलो भाई, कल मिलते हैं अपने समय पर वापस। आज की क्लास का रिवीजन करेंगे, जो कहा है वो करना। एक बार जोर से बोलेंगे, भारत माता की वी आर। बहुत बहुत धन्यवाद। शांति पूर्वक, प्रेम पूर्वक